So today we will do the statement and the meaning of Hahn-Banach theorem. Statement Hahn-Banach theorem. इसका एक और नाम भी है, एक्सटेंशन थ्योरम. क्या नाम है इसका? एक्सटेंशन थ्योरम, राइट? क्या स्टेटमेंट है? लेट x be a non-linear space over the field K and capital M be a subspace of X. Then for every bounded linear functional f on M, there exists a bounded linear functional on G on X such that is equal to F. यानी G F के बराबर कहाँ होगा? When the domain is M, right? And norm of G is equal to norm of F. तो क्या स्टेटमेंट है? Let X be a non-linear space over the field K and capital M be a subspace of X, and for every bounded linear functional f on M, there exists a bounded. अगर हमारे पास एक स्पेस मीट्रिक स्पेस X है, उसके अंदर एक सबस्पेस पड़ी है, ठीक है जी, दिस इज अ सबस्पेस, and we will have a bounded linear functional f on M. इसका मतलब अगर एक मैपिंग डिफाइन करती हूं मैं, I will define a mapping, और मैंने किस पे डिफाइन की बेटा? M के ऊपर. उसमें फंक्शनल कौन सा लिया मैंने? उसमें उसके ऊपर डिफाइन किया मैंने फंक्शनल f. क्या डिफाइन किया? मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन पे. ये देखिए, अब इस तरह से डोनेट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं. ये आपकी पूरी होल स्पेस X है, मेट्रिक स्पेस, ठीक है. इसमें मैंने एक सबसेट ले लिया है. मुझे फंक्शनल इसके ऊपर डिफाइन किया मैंने, इसका नाम है G फंक्शनल, राइट. सो दिस इज M और यहाँ पे आपका आएगा स्पेस K, जी, कोई ना कोई स्पेस जो स्पेस ऑफ स्केलर्स है ओवर द फील्ड ऑफ स्केलर्स. सो एक फंक्शनल जो पड़ा है वो सब स्पेस में पड़ा है, हमने उसी फंक्शनल को एक्सटेंड कर दिया पूरी स्पेस पे. क्या लिखा है देखो स्टेटमेंट में? देन फॉर एवरी बाउंडेड, ये क्या है? दिस इज अ फंक्शनल. देन एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f on M, इसका नाम f रखा है, f on M, there exists a bounded functional G, किसके ऊपर? मीट्रिक स्पेस X के ऊपर, such that, यानी यहां से एक मैपिंग यहां डिफाइन होएगी, ठीक है, the whole space is K here, such that f फंक्शन किसके ऊपर डिफाइन है बेटा? K के ऊपर. इसका मतलब f किसमें है? M स्टार में, ठीक है. तो क्या होगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक G फंक्शनल एग्जिस्ट कर जाएगा होल स्पेस K के ऊपर, मतलब G किस में आ गया? X स्टार में. और दोनों की वैल्यू F, G और F की वैल्यू कहां पे सेम होगी? ऑन द डोमेन M, ठीक है. और दोनों का नॉर्म आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, right? In other words, we can say that every bounded linear functional f defined on the subspace can be extended to a functional g on the whole space X such that g is equal to f on M. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, G is equal to F on M, and the norm of two functionals will remain same. So this is the statement of Hahn-Banach theorem.
On the basis of this theorem, we will do some questions. Let's do one first example. नंबर 1 एग्जाम्पल करेंगे हम. सबसे पहला एग्जाम्पल है, या इसको हम थ्योरम भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल भी कह सकते हैं. हेडिंग आप देंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हान-बनाम थ्योरम. Right? So statement is, let capital X be a norm space over the field K M a subspace of X, M a subspace of X, and let X naught belongs to X be such that distance between X naught and M is equal to D, which is greater than 0. Then there exists a functional G belongs to X star such that, number 1, the value of G at X naught is 1. Number 2, the value of G on the space M is 0. यहाँ हम कह सकते हैं G of M is equal to 0 for all M belongs to capital M. And number 3, norm of G is equal to 1 by D. So this we want to prove. तो एक क्वेश्चन व्हेन यू विल डू, फिर बेटा आपका उसमें रिदम बनेंगे अभी क्या किस तरह से, क्या लॉजिक क्या है इनको करने का. सो लेट X be a norm linear space over the field K and M is a subspace of X. पहले फिगर बना लें. It's better to give in functional form. राइट, X दिया है नॉर्म स्पेस और M क्या है, उसका सबस्पेस है. M उसका सबस्पेस. अब X नॉट वेक्टर किसमें है, X में है बेटा. राइट, और इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं उनका डिस्टेंस क्या देखेंगे हम, X नॉट से, वो हमें दिया हुआ है. ठीक है जी, उनका डिस्टेंस क्या है, यहाँ नहीं जाएगा बेटा. ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस हम कहाँ से देख रहे हैं, X नॉट से देख रहे हैं. राइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय D. आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सेट क्या होता है, दिस इज द इन्फीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन X नॉट एंड Y. फिर Y कहाँ से आ रहे हैं सारे, Y कहाँ से आ रहे हैं, M में से आ रहे हैं. सो दिस इज द डिफरेंस. सो इसका मतलब ये हुआ, एक आपके पास स्पेस M बन गई और एक आपके पास X नॉट एक वेक्टर है, उसको हम दोनों को ज्वाइन करके सबसे पहले एक स्पेस बनाएंगे. ठीक है, सो प्रूफ विल स्टार्ट फ्रॉम लेट. हमने एक नई स्पेस जनरेट की M नॉट. M नॉट इज स्पैन्ड बाय M and the space, one dimensional space X naught is spanned by M and one dimensional space X naught. ठीक है, so M and X naught. So और आप सिंपल लिख सकते हैं, the space spanned by M and X naught. Right? So और अगला पॉइंट है बेटा डिस्टेंस. डिस्टेंस बेटा 0 से ज्यादा है. डिस्टेंस अगर 0 से ज्यादा है इसका मतलब पॉइंट X नॉट जो है वो M को बिलोंग नहीं कर रहा. As the distance is greater than 0, it implies X doesn't belongs to M. Right? Then it implies, अब आपने जब एक नई स्पेस बना ली उसका नाम है M यूनियन कह दो. ठीक है, देखो जब मैं यहाँ पे यूनियन लिख रही हूँ बेटा, यहाँ हम यूनियन और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऐसे सिंगलटन सेट. एक तो ये नोटेशन है, यहाँ ये दो नोटेशन है. ठीक है जी.
तो इसका मतलब m और x0 के m के वेक्टर्स और x0 आपस में ऐड होके एक नया स्पेस जनरेट, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो एक नया स्पेस जनरेट कर रहा है, वो है m। तो m तो एज इट इज रहेगा, x0 इज अ स्पेस जनरेटेड बाय x0, तो इसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। सो देयरफॉर इफ x बिलोंग्स टू कोई वेक्टर m0 में आता है, ठीक है, it implies it can be uniquely presented as x is equal to m plus alpha x0, where m belongs to m and alpha belongs to, right? So we have make a, हमने अब एक नया स्पेस बना लिया, नाम है उसका m0। अब मैं इसको दोबारा इसको एक फिगर से रिप्रेजेंट करूंगी। क्या बनाया आपने? So this was a whole space x, this was the m, दिस इज द वेक्टर x0। अब इन दोनों को मिला के एक और स्पेस बन गई है और उसका नाम है m0, ठीक है जी। और यहाँ पे स्पेस रहेगी के, ताकि हमने जो भी फंक्शनल जो है वो यहाँ पे बनाने अगर हमें जरूरत है, सो वी विल मेक द फंक्शन। सो नाउ डेफिनेटली हमें एक फंक्शन बनाना ही बनाना है। कंसीडर द फंक्शनल। अब हम इस स्पेस पे एक फंक्शनल बनाएंगे, ठीक है, f। इस स्पेस पे हमने फंक्शन बनाया f, डिफाइन किस पे हुआ? m0 के, जाएगा कहां तक? k तक, ठीक है जी। डिफाइंड एज, अब देखो वेक्टर आपने लिया एक्सिस में, x एक्चुअली है कौन? m प्लस अल्फा x0, पर जाना किसमें बेटा? एक स्केलर रहेगा। अब इसमें स्केलर कौन है? अल्फा, तो आंसर आप हमारा आएगा अल्फा। So this is the mapping that we have defined, right? ये मैपिंग अब हमने बना ली। अब अगला क्वेश्चन है कि f किस में है? m0 स्टार में। टू प्रूव f belongs to m0 स्टार, वो m0 स्टार में it implies f is a linear and bounded function on m, ये हम करेंगे, ठीक है जी। So let's prove f is linear। f क्या डिफाइन किया था? f of x प्लस x नहीं था, इट वॉज m बेटा, इट वॉज नॉट x, x तो ये था आपका, f of x इज इक्वल टू f of m प्लस अल्फा x नॉट, ठीक है, क्योंकि m जो वेक्टर है वो m में से आ रहा है एंड इट इज डिफाइंड एज अल्फा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m नॉट। नाउ टू प्रूव f इज लीनियर, ले लो दो वेक्टर कोई भी, लेट x1 इज इक्वल टू, अब चेंज क्या होगा इसमें? हु विल चेंज? अगर आप x1 यूनिकली एक्सप्रेसिबल है, अगर आप x1 m प्लस अल्फा x0 लेते हो तो x2 आप क्या लोगे? क्या चेंज करेंगे इसमें? यहाँ m1 चेंज करेंगे, यहाँ पे m2 लेंगे और यहाँ पे बीटा x0 लेंगे। सो यू विल टेक, आपने x1 प्लस x2 लिया, so if you will put the value here, so this is f of m1 plus alpha x0 plus m2 plus बीटा x0, सपोज करो ये आता है, ठीक है। सो इसका मतलब हमने ये इकट्ठे कर लिए m1 प्लस m2 प्लस अल्फा प्लस बीटा x0, और रेंज में किसने आना है? रेंज में सिर्फ अल्फा प्लस बीटा ने, जो आपके पास स्केलर है वही आना है। So how your answer will be equal to? So this is equal to what? How you can say it is equal to f of x1? How? Then alpha. तो यहाँ से it implies आप लिख सकते हैं f of x1 is equal to alpha and f of x2 is equal to beta by definition. So this is equal to f of x1 plus f of x2. So therefore f is closed under addition. अब हम क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, यहीं पे सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। सो क्या लेंगे? लेट अल्फा बीटा तो बेटा ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, क्या लें? स्केलर क्या लें? ए ले लेते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू की बी एन स्केलर, तो कंसीडर एफ ऑफ ए एक्स। तो एफ ऑफ ए एक्स का मतलब है ए, यहाँ पे लगाया आपने एम प्लस,
यहाँ आपका आया अल्फा इंटू एक्स नॉट, ठीक है जी। सो जो भी स्केलर आप लगाएंगे बेटा अल्टीमेटली ये स्केलर अंदर मल्टीप्लाई होंगे दोनों तरफ, तो जो इसके साथ आएगा एफ ऑफ ए एम प्लस ए अल्फा एक्स नॉट, तो जो भी स्केलर आया ए अल्फा आया, तो यहाँ आंसर कितना आएगा ए अल्फा, ठीक है जी। सो इट इम्प्लाइज, और ए अल्फा मीन्स अल्फा क्या है एफ ऑफ एक्स, सो देयरफॉर बाय दीज टू कंडीशन इट इम्प्लाइज एफ इज लीनियर। Now the next is f is bounded. Second domain major second point है f is bounded. Bounded means क्या लेना बेटा, f of x का mod consider करेंगे. What it will be, f of m plus alpha x naught its mod. वैल्यू कितनी है इसकी, अल्फा मॉड, ठीक है जी, फॉर ऑल x belongs to m. तो एफ ऑफ एक्स बेटा एक बड़ा ही अच्छा नंबर आपके पास आ गया, यानी कि कोई भी आपके पास रियल नंबर आया, कोई भी स्केलर वैल्यू है, आपने उसका मॉडुलस ले लिया, फाइनाइट है आपके पास, ठीक है। सो देयरफॉर इट इम्प्लाइज, देयरफॉर f is bounded on m naught. Therefore, f is linear and bounded on m naught. It implies f belongs to m naught star. f किस में आ गया, m naught star, right? तो हमें पता है इसी f को ही जब हमारा छोटी स्पेस के ऊपर एक फंक्शनल डिफाइन हो जाता है, उसी को ही हम एक्सटेंड कर देते हैं बड़ी स्पेस पे, ठीक है, बाय यूजिंग हान-बनाक थ्योरम. सो बिफोर अप्लाइंग द हान-बनाक थ्योरम, दो चीजें इसमें और प्रूव करेंगे. नाउ वी शुड प्रूव दैट, क्योंकि आपके आंसर में देखो क्या पड़ा है, एक तो आपके आंसर में g ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए. g ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू का मतलब है आपको सबसे पहले वैल्यू चाहिए f ऑफ एक्स नॉट की, क्योंकि जो भी आपका नया फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा पूरी होल स्पेस x के ऊपर, हम सिर्फ क्या करेंगे, उस f की जगह पे g रिप्लेस कर देंगे. तो जो आपको दिया हुआ है वो पहले आपने f के ऊपर प्रूव करना है. सो नाउ व्हाट इज f ऑफ एक्स नॉट. f ऑफ एक्स नॉट का मतलब है कि आपका m 0 हो गया और अल्फा कितना है 1 है, इस तरह से आप उसको लिखेंगे, और उसकी वैल्यू बेटा अल्फा है, अल्फा का मतलब वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1. आप इसके साथ कंपैरिजन करिए ना, m प्लस अल्फा एक्स नॉट, जब ये आपके पास एलिमेंट आता तो आंसर आता था 1, m कितना हो गया 0, अल्फा कितना है 1, सो आपका आंसर आ गया f ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, राइट, नंबर 1. So we shall prove that, आप यहाँ लिख लेंगे, we shall prove that f of x naught is equal to 1 as, यहाँ पे आ जाएगा as. Now second नंबर पे अब प्रूव करेंगे हम अब हम प्रूव करेंगे f of m. Now we shall prove that f of m is equal to 0. जब बड़ा 0 है मतलब 0 फंक्शन है, और that is f of m is equal to 0 for all m belongs to. तो कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर f of m. f of m का मतलब क्या हुआ, m प्लस 0 इंटू एक्स नॉट, ठीक है, क्योंकि एक्स नॉट का एलिमेंट है ही नहीं, एक्स नॉट वेक्टर में 0 हो सकता है बेटा, जो स्केलर जिसके साथ वो स्पेस जनरेट हो रही है, जो स्केलर हम लगाएंगे वो 0 हो सकता है. तो आंसर में क्या आएगा 0. Therefore f of m is equal to 0 for all m belongs to. इसका मतलब m के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है. So therefore f of capital M is equal to the 0 function. This is the number 2 point, right? Now the last third अब हमें प्रूव करना है थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हमें प्रूव करना है norm of f is equal to 1. ये we want to prove. So इसमें दो केसेस आएंगे, norm of f is greater than or equal to 1 by d and norm of f is less than or equal to 1, right? चलिए so शुरू करते हैं. Now consider norm of x. Norm of x is equal to m plus alpha x naught its norm. Okay जी.
राइट। यहां से नहीं शुरू करेंगे, जस्ट वेट, यहां से शुरू करेंगे। कंसीडर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो भी आपने निकाला, वो आया था हमारा दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, ये भी आपने पीछे प्रूव किया, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम नॉट। टू केसेस अराइजेस। number one if alpha is not equal to, then हमने नॉर्म ऑफ एक्स कंसीडर किया, नॉर्म ऑफ एक्स आया हमारा m प्लस अल्फा एक्स नॉट, ठीक है बेटा। आप इसको कॉमन तभी निकालेंगे ना, डिवीजन में तभी नंबर आता है जब वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अल्फा आपका कॉमन आ गया, अंदर आपका बचा m बाय अल्फा प्लस एक्स नॉट, सो वी आर लेफ्ट विद दिस, राइट। So this is greater than or equal to mod of alpha into d। इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, d लगा दिया, और साथ में साइन किसका लगा दिया, ग्रेटर देन और इक्वल। क्यों, क्योंकि what was d बेटा, d was the infimum of the distance between x naught and y, and all y are coming from m, that is infimum of। नॉर्म में डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है बच्चे, इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m। और अगर आपको y कंफ्यूजिंग लगता है तो आप यहाँ पे m भी रख सकते हैं, ठीक है जी। ये लो मैंने लिख दिया m बिलोंग्स टू m। अब ये क्या बन रहा है, ये देखो मैं यहाँ साइड पे कर रही हूँ, एक्चुअली ये क्या बन रहा है, मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस माइनस ऑफ m बाय अल्फा, ये बन रहा है, ये एक्चुअली ये बन रहा है, ठीक है। और ये इसके साथ मैच कर रहा है, क्यों नहीं करेगा बेटा, क्योंकि x नॉट सेम हो गए, माइनस बीच में आ गया। अब ये जो m वेक्टर है ये कहां से आ रहा है, ये कैपिटल M में से आ रहा है, और m क्या है, सब स्पेस है। m अगर सब स्पेस है तो बेटा m जो है वो m में आएगा, तो माइनस m बाय अल्फा भी जो है वो किस में आएगा, कैपिटल M में आएगा, ठीक है। और दिस इज अ वन मेंबर ऑफ अ होल, ये जो इतने सारे आपके पास मेंबर्स आ रहे हैं ऑफ दिस काइंड, उसका इनफीमम का नाम भी है। सो इनफीमम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द सेट्स। सो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, इसकी जगह पे ये एज इट इज और इसकी जगह पे क्या लगा दिया, डी लगा दिया, ठीक है। तो यू हैव गॉट, क्या आ गया आपके पास, सो देयरफॉर नॉर्म ऑफ एक्स इज greater than or equal to mod of alpha into d, right? So this is equal to, and what is mod of alpha, mod of alpha की वैल्यू आपके पास क्या है, f of x। so therefore norm of x is greater than or equal to f of x, its mod into d, right? It implies mod of f of x is less than or equal to 1 by d into norm of, taking supremum with respect to the norm of x less than or equal to 1। ये लीजिए सुप्रीमम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा ये, नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ एफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय डी इनटू 1। तो आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, जो आपने प्रूव करना है नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 बाय डी में, उसमें वन पार्ट आपका आ गया कि लेस देन और इक्वल टू है। इसको स्टार्ट कर लीजिए, नाउ वी शैल प्रूव दैट। Now we shall prove that norm of f is greater than or equal to 1 by t। अब ये प्रूव करना है, ठीक है जी। Consider a sequence mk contained in m such that x naught minus mk, its difference, is tending to d, right? Then वन किसके बराबर होगा, किसकी इमेज होगी बेटा, वन होगी इमेज एक्स नॉट माइनस एम के,
which is less than or equal to norm of f into norm of x naught minus mk, right? And this is tending to norm of f into d. It implies norm of f into d is greater than or equal to 1, implies norm of f is greater than or equal to 1 by d. सो एक्चुअली आपके पास ये वन कैसे बनता है बेटा, जब आपके पास स्केलर जो एम के साथ जो भी नंबर लगा है जो स्केलर है उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाए। यहाँ से ये स्टेप कैसे आया, क्योंकि एफ क्या है, एफ एक आपके पास बाउंडेड फंक्शन है, एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन। क्या आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, एफ बिलोंग्स टू एम नॉट स्टार। तो यहाँ से ये आ गया, और ऊपर आपने इमेजिन किया है। अब देखो इमेजिन नहीं किया हमने, क्योंकि हमें डी क्या दिया था, हमें डी दिया था इनफीमम ऑफ ये जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं इनका इनफीमम का नाम डी है। तो हमने डेफिनेशन ऑफ इनफीमम लगाई, यहाँ पे कंसीडर सीक्वेंस किया ना उन्होंने। सो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनफीमम, by definition of infimum for d is equal to infimum of norm of x naught minus m, m belongs to capital M। उसके लिए डेफिनेशन है कि अगर हम एक सीक्वेंस लेते हैं m में, सो दैट ये जो आपके पास नॉर्म, आपके पास एक बहुत सारे जो नॉर्म्स का एक सेट बन जाता है, ठीक है। नॉर्म्स का सेट मतलब नॉर्म के जितने भी वेक्टर्स हैं उनके जो नॉर्म आप लोगों ने फाइंड आउट किया उसका एक जो सेट है वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में बन गया, एंड दिस इज टेंडिंग टू दैट्स ऑल। So therefore norm of f is greater than or equal to, so let it be double star। वहां पे स्टार दिया था, this is double star on combining star and double star। By star and double star, what you have got, norm of f is equal to 1 by d. So what you have proved till far, therefore we have proved f belongs to m naught star, number 1, f of x naught is equal to 1, f of capital M is equal to 0, and number 4, number f is equal to 1 by 2 d, ठीक है जी। So therefore by Hahn-Banach theorem, this functional f on m naught can be extended to a functional g on x such that g, functional g on x, that is g belongs to x star, such that number one is g at g, the value of g at m naught, this is equal to f, ठीक है, and norm of g is equal to norm of f, which is equal to 1 by d। and what is g on m naught, इसका क्या मतलब है, g on m naught is equal to f, it implies अगर हम पूरी स्पेस m लेते हैं तो वो किसके बराबर है, f of m के, तो वो जीरो फंक्शन है। और अगर आप लेते हैं द वेक्टर x नॉट, ठीक है, क्योंकि m नॉट में दोनों ही आ गए, एक m भी आ गया और x नॉट भी आ गया, अगर आप g of x नॉट लेते हैं तो वो किसके बराबर है, f of x नॉट, और वो क्या वैल्यू जनरेट करता है, 1। सो दिस therefore the theorem is complete।